नमस्कार। मैं डॉक्टर जी आर भारती, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट वेदराम कॉलेज माल खुर्द, जिला जांजगीर चांपा। आज हम आपको एमए सोशियोलॉजी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उनके 4th पेपर के लिए उनका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रिजन रिफॉर्म इन इंडिया। इस पर चर्चा करेंगे। इस पूरे टॉपिक्स को मैंने इन स्वरूपों में बांटा हुआ है, आप इसको नोट करते जाएं तो अच्छा होगा, सुविधाजनक होगा। पहला हमने परिचय देखे हैं, दूसरा हम परिचय के तत्व किए हुए हैं, तीसरे क्रम में हम बंदीगिरी के उद्देश्य रखे हैं और भारत में फिर बंदीगिरी का विकास कैसे हुआ, जिसमें वैदिक युग है, स्मृति युग है, महाकाव्य युग है, पूर्व बौद्धिक युग है, ऐतिहासिक युग है और सुधार युग के रूप में बांटा गया है। उसके बाद जो भारत में बंदीगिरी का विकास हुआ, कैसे हुआ, उसको हमने बांटा हुआ है कि प्रथम बंदीगिरी सुधार समिति 1836, द्वितीय बंदीगिरी सुधार समिति 1862 और फिर बंदीगिरी अधिनियम 1894 और फिर भारतीय बंदीगिरी समिति 1919-20 और उसके बाद बंदीगिरी सुधार समिति 1946 और उसके बाद स्वतंत्र भारत में बंदीगिरी के विकास है और उसके बाद विभिन्न राज्यों में बंदीगिरी की स्थापना और अंतिम में उसके उपसार है। इस स्वरूप में ये पूरे टॉपिक्स बटा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं परिचय के रूप में। परिचय सिंपल से होती है कि अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और प्रत्येक समाज में पाया जाता है और प्रत्येक समाज में इसके रोकथाम के निरोध के उपाय भी पाए जाते हैं। इसी के साथ ही इन बंदीगृहों का विकास होता है, क्योंकि हम अपराध को निरोध करने के लिए, दंड को क्रियान्वयन करने के लिए, दंड को क्रिया रूप में लाने के लिए बंदीगृह की विकास हुआ है। बंदीगृह अंग्रेजी के प्रिजन शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ कारागार या जेल के रूप में होती है। 1894 का जो अधिनियम बना, उनमें इनको इस तरह परिभाषित किया कि बंदीगृह राज्य सरकार द्वारा संचालित परिभाषित एक स्थान है जहां बंदियों को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रखा जाता है। डॉक्टर सेठनानी ने इस रूप में कहा कि कारागार अर्थात कैद खाना एक ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति को, जिन पर मुकदमा चलते रहता है और जिन पर कुछ न्यायिक प्रक्रिया चलती रहती है, उनको रखा जाता है। ऐसी जगह को हम कारागार के रूप में जानते हैं। सरल अर्थों में बंदीगृह का स्थान है जहां पर राज्य द्वारा संचालित होता है और उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिसको राज्य के संस्था द्वारा, न्यायिक संस्था द्वारा दंड के रूप में दिया जाता है। बंदीगृह के कुछ तत्व, आइए आगे बढ़ते हैं। बंदीगृह एक प्रकार की संस्था है जिसका संचालन और निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बंदीगृह वह स्थान है जहां अपराधियों को रोका जाता है और बंदीगृह वह स्थान है जहां पे उनको स्थायी तौर पे या अस्थायी तौर पे रखा जाता है। बंदीगृह में अपराधी को रखने का उद्देश्य उसे दंड देना होता है। यह दंड समाज विरोधी कार्यों के बदले के स्वरूप में दिया जाता है और साथ में बंदीगृह का अंतिम उद्देश्य उसका सुधार करना होता है उस व्यक्ति का। बंदीगृह के उद्देश्य आगे बढ़ते हैं कि बंदीगृह का पहला उद्देश्य राज्य की शक्ति को प्रदर्शित करना है, कि राज्य की ऐसी शक्ति जिसके द्वारा जब चाहे जिस व्यक्ति को भी जो अपराध करे या जो राज्य के नियमों का उल्लंघन करे, उसको वो दंड दे सके या अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। बंदीगृह का उद्देश्य दिमाग में पश्चाताप की भावना करना अपराधी के, और उसके तृतीय उद्देश्य में आते हैं कि बंदीगृह के उद्देश्य अपराधी के मस्तिष्क में एक प्रकार का भय उत्पन्न करना है, जिससे वह आने वाले समय में फिर से उस कार्य को पुनरावृत्ति ना करे। बंदीगृह का उद्देश्य अपराधी के को मानसिक कष्ट भी देना है, क्योंकि अकेले रख कर जब उसको हम कष्ट देते हैं तभी उनको मानसिक कष्ट होती है। और बंदीगृह का अगला उद्देश्य उसका अपराधी का विकास और सुधार करना होता है। बंदीगृह का अगला उद्देश्य मनुष्य की रक्षा करने भी है, क्योंकि अगर हम उसको समाप्त कर दें तो हम अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समाज संचालित नहीं हो पाएगी। इसलिए बंदीगृह का विकास भी इन व्यक्तियों के सुधार के लिए हुआ है। बंदीगृह के विकास का उद्देश्य समाज में संघर्ष को समाप्त करना भी है और अगला उद्देश्य उसकी बंदीगृह में न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना उनका दूसरा बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बंदीगृह के उद्देश्य
व्यक्ति का सुधार करना मूल उद्देश्य होता है, ताकि समाज में फिर से वह आपराधिक कृत्य न कर सके। आइए अगले बढ़ते हैं भारत में बंदीगिरी विकास में। पहला होता है वैदिक युग। वैदिक युग में हम न्याय की जो व्यवस्था पाते हैं वो स्वर्ग और नरक के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि गलत काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो नरक का जो स्वरूप था वही उस समय का बंदीगिरी था। स्मृति युग में भी हम देखते हैं कि वहाँ दंड शास्त्र थे और जेल और दंड और जुर्माने के रूप में अपराधी व्यक्तियों को दंड दिया जाता था। दूसरी महाकाव्य युग रामायण और महाभारत है, जिसमें स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि रामायण में जो दंड स्वरूप पाए जाते थे, तो आप देखे होंगे रावण के जो कारागृह थे उसमें विभिन्न देवी देवताओं को भी दंड के रूप में सजा के रूप में कारावास में बंद करके रखा जाता था, ऐसी हमको उल्लेख मिलती है। महाभारत में भी हम कृष्ण के रूप में देखते हैं कि कृष्ण का जन्म भी बंदी घर में हुआ था। तो ऐसी व्यवस्थाएं महाकाव्य युग में भी थी। पूर्ववैदिक काल में अत्यंत कष्टदायक बंदीगिरों की हमको स्वरूप प्राप्त होती है। और उसके बाद ऐतिहासिक युग होते हैं, जिसमें चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसके संदर्भगत हमको ज्ञात होता है कि मौर्य काल में भी बंदीगिरी की व्यवस्था थी। उसके बाद राजा हर्षवर्धन के कारण में न्याय को सर्वोच्च स्थान देता था और उसके काल में भी बंदीगिरी की व्यवस्था थी, जहाँ पे आजीवन कारावास की व्यवस्था होती थी। उसके बाद शेरशाह मुगल के राज्य और मराठा के युग में भी बंदीगिरी की स्थापना हुई है और उस समय भी बंदीगिरी थे। तो ये हम देखते हैं कि ढेर सारे युग में आते आते कि बंदीगिरी की स्थापना हुई थी और बंदीगिरी का स्वरूप था। अगला आते हैं सुधार युग में, जिसमें सुधार के रूप में जब भारतवर्ष में इस तरीके की बंदीगिरी की स्थापना हुई तो इनका स्वरूप बदला। ठीक है, तो आगे आते हैं कि भारत में बंदीगिरी की जो स्वरूप सुधारात्मक स्वरूप की स्थापना हुई 1836 के आसपास हुई थी, जिसमें बंदीगिरी के सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने कुछ सुझाव दिए, जैसे सामान्य सड़कों पर बंदीगिरी से काम नहीं लेना चाहिए और बंदीगिरों में सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए और जेल अधिकारी के रूप में योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो, ऐसा उन्होंने सिफारिश किया। और साथ में स्त्री अपराधियों के लिए महिला जो जेल है उनकी व्यवस्था अलग से करने की सिफारिश की गई। 1836 में सुधार समिति ने जेलों के अनेक अव्यवस्थाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। इसके बाद बंदीगिरी की दशा में सुधार करने के लिए बंदीगिरी में जांच और बंदीगिरी सुधार समितियों का निर्माण हुआ। कुछ प्रमुख बंदीगिरी जैसे समितियों का निर्माण हुआ, इसमें प्रथम बंदीगिरी सुधार समिति 1836 में बना, जिसकी लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक केंद्रीय बंदीगिरी की स्थापना किया जाए, जिसमें अपराधियों को रखने की उत्तम व्यवस्था हो और इनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास होनी चाहिए और इनकी सजा भी, जिसकी सजा 1 वर्ष से अधिक हो, इन बंदियों को रखने की इसमें व्यवस्था की जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत के लिए बंदीगिरी में एक अलग से निरीक्षक, जिसको इंस्पेक्टर ऑफ जेल कहते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। सभी बंदीगृहों में अपराधियों के रहने के लिए निवास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा इस समिति ने सुझाव दिया। और इसी समिति के सुझाव के आधार पर 1846 में आगरा में, 1848 में बरेली में और 1864 में नैनी में और 1867 में बनारस और फतेहपुर में इस तरीके से जेलों की या कारागृहों की स्थापना हुई। उसके बाद द्वितीय बंदीगिरी सुधार समिति की स्थापना 1862 में होती है। ये सुझाव देते हैं कि प्रत्येक बंदी गृह में रहने की दशाओं में सुधार किया जाए और साथ ही भोजन, वस्त्र और बिस्तर की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। और साथ में इन्होंने कहा कि बंदी गृह में चिकित्सा की उचित व्यवस्था हो और चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हो। साथ में इन्होंने कहा कि बंदी गृह में अपराध की प्रकृति के आधार पर इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण हो और साथ ही केंद्रीय बंदी गृह में 15% अपराधियों के लिए निर्जनवास की व्यवस्था की जाए, ऐसी इन्होंने सुझाव दिया। इसके बाद 3 और बंदीगिरी सुधार समिति बनती है, तृतीय बंदीगिरी सुधार समिति, चतुर्थ बंदीगिरी समिति और पंचम बंदीगिरी सुधार समिति। उसके बाद जो बंदीगिरी सुधार समिति 1919 आई, 1919 का जो बंदीगिरी, उसके पहले देख लेते हैं बंदीगिरी अधिनियम 1894। 1894 में जो बंदीगिरी सुधार समिति आई वो एक अधिनियम के रूप में आई। इन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि समस्त
बंदी गृहों को एक रूपता में एक समान भारत में लाने के प्रयास किया गया कि सभी बंदी गृह में एक रूपता हो और एक जैसा वातावरण हो, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया 1894 के अधिनियम में। इस अधिनियम के बाद अपराधियों के प्रकारों के आधार पर इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया और साथ में दंड के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया, जैसे कोड़े आदि लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि उस समय जो जेल अधिकारी होते थे वो उस तरीके से प्रशिक्षित नहीं होते थे और कोड़े के रूप में अपराधियों को सजा दी जाती थी जो अमानवीय कृत्य के तहत आती थी। साथ में इसके बाद भारतीय बंदीगृह समिति 1919 और 1920 बना, जो भारत में प्रिजन इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें समस्त सुधारों को एक साथ समायोजित करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919-1920 बना, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया और भारत में जो प्रिजन व्यवस्था थी, कारागार व्यवस्था थी, उनको प्रांतीय राज्यों को या प्रांतीय क्षेत्रों में उनके अधिकार को दे दिया गया और उनकी समस्त व्यवस्थाएं प्रांत जो उस समय हुआ करता था, जिस 1919 और 1920 में प्रांतीय सरकार हुआ करते थे, उनके अधीन जेलों को पूरी तरह दे गया और इसी के साथ भारत में जेलों का विकास जो होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हुआ और विभिन्न प्रांतों में अलग अलग स्वरूप में इनका विकास होने लगा। इसके बाद बंदीगृह सुधार समिति 1946 आता है, जो सभी बंदी गृहों को एक समायोजित करने का प्रयास करता है और उसके बाद स्वतंत्र भारत का इतिहास आ जाता है और स्वतंत्र भारत में फिर बंदी गृहों का अलग से विकास होता है और साथ में हमें देखते हैं कि 1955 के अधीन 1955 के आसपास भारत के समस्त बंदी गृहों का अध्ययन किया जाता है और उस समय बंदी गृह के सुधार के लिए जो 1919 के अधिनियम के तहत और 1919 में समिति बनी थी, उनमें जो सुधारात्मक व्यवस्था की गई थी, उसी के अनुरूप भारत में अगला जो सुधार हुआ, विकास हुआ, वो पूरी तरह हुआ। आज भारत में पूरी तरह यह राज्य सरकारों के अधीन है, राज्य सरकार इनको संचालित करती है, इनकी व्यवस्था को संचालित करता है और सुप्रीम कोर्ट इसके विकास पे दिशा निर्देश जारी करता है। केंद्र सरकार भी इससे सलाह और मशवरा करता है और जो आज स्वरूप हमको मिलता है वो संपूर्ण रूप से इनके सुधारात्मक व्यवस्था के लिए पाई जाती है कि जेल एक ऐसी सुधार अवस्था हो, एक ऐसी सुधारात्मक संस्था बने जिसमें कैदियों को रखा जाए, परंतु उनको दंड के स्वरूप केवल सुधारात्मक हो, ताकि उनके सुधार की पूरी प्रक्रिया की जाए और बाद में जब वो वहां से निकले तो समाज में पुनः स्थापित हो जाए। इस तरीके के स्वरूप वाली आज हमको भारत में जेल की व्यवस्था दिखाई देती है। तो हम देखते हैं भारत में जेल का विकास प्राचीन युग से लेकर आज तक होती है और प्राचीन युग में उसकी स्वरूप अत्यंत कष्टदायक था, परंतु वर्तमान युग में वह एक सुधारात्मक संस्था के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह से यह एक भारत में इसका विकास जो हम प्रिजन के इतिहास देखते हैं वो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।